थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में अब हम बात करेंगे बच्चों प्लेन यानी कि समतल की। बच्चों हमें स्पेस में किसी ऐसे प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जो किसी ऐसे पॉइंट से पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और जिस पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हैं a b और c के रेशो में। I repeat, I want to determine equation of a plane in space which is passing through a point whose coordinates are x1, y1, z1 and direction ratios of normal to which are in ratio a, b and c। आपके पास में स्पेस में कोई प्लेन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। इस पॉइंट मतलब जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। आपको उस प्लेन पर किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको उस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, उस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा बच्चों, उस पर जो अभिलंब होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है, उसके दिक् अनुपात आपको गिवन है। भाई ये आपके पास में एक प्लेन है। होप आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट ही सामने आ गया तो आपको चलिए ऐसे करके क्लियर दिखेगा। अब आपके पास में भैया ये एक प्लेन है, एक ऐसा प्लेन जिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे। फर्ज कीजिए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, x0 y0 z0, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिए जा सकते हैं। तो आपको इस प्लेन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और इस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा, इस पर जो अभिलंब होगा, इस पर जो परपेंडिकुलर होगा, इस पर जो लंब होगा, उसके डायरेक्शन रेशियोज आपको दे रखे हैं। आपको इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। क्या करें, हम एक काम करते हैं बच्चों, प्लेन पर रैंडमली कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P। मैंने प्लेन पे कोई रैंडमली पॉइंट कंसीडर कर लिया बच्चों P और जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने सपोज कर लिए x, y और z। भाई ये प्लेन पे मैंने कोई रैंडम पॉइंट कंसीडर कर लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए क्या x, y, z और ये जो गिवन पॉइंट था, गिवन पॉइंट मतलब जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन थे, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं चलिए जनाब A। भाई आपके पास में प्लेन पर ये कोई पॉइंट है A, होप आपको दिखाई दे रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1, y1 और z1। ये आपको नजर आ रहा होगा शायद से। और आपने क्या करा, इस प्लेन पे कोई रैंडम पॉइंट कंसीडर कर लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या सपोज करें x, y और z। होप आपको ये भी नजर आ रहा है। मैं आपके और क्लोज ले आता हूं, ये लीजिए जनाब, अब तो बिल्कुल नजर आ रहा होगा। तो आपने क्या करा, प्लेन पर ये पॉइंट आपको ए ऑलरेडी गिवन था और प्लेन पर आपने ये पॉइंट पी एक्स वाई जेड कंसीडर कर लिया और इस प्लेन पर नॉर्मल यानी कि लंब के दिक् अनुपात भी आपको गिवन थे। वो क्या थे आपके पास में, ए बी और सी, और आपको इस प्लेन की इक्वेशन अब बतानी है। अब आप जब A और P को ज्वाइन करेंगे तो ये जो आपके पास में आएगा इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP क्या होंगे बच्चों, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो होगा साहब x माइनस x1 और y माइनस y1 और z माइनस z1 के रेशियो में। हम जानते हैं बच्चों कोई भी दो पॉइंट्स आपके पास में गिवन है, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए, इनसे उन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट आपको मिलेगा उसके दिक् अनुपात जो होते हैं बच्चों x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 के रेशियो में होते हैं। तो AP का जो दिक् अनुपात होगा बच्चों वो कुछ ऐसे मिल जाएंगे। अब आप देखिए इस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा, भाई इस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा, इस प्लेन पर जो लंब होगा, ऑब्वियसली वो जो प्लेन पर नॉर्मल होगा वो प्लेन पर जितने भी लाइंस या जितनी भी लाइन सेगमेंट बनेंगी उन सबके भी नॉर्मल होगा। भाई जब आपने ए और पी को ज्वाइन कर दिया, ये लीजिए मैंने ए और पी को ज्वाइन कर दिया, ये और पी को ज्वाइन कर दिया, ऑब्वियसली मुझसे एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाई है। शायद आपको सामने से भी देखकर दिख रहा होगा कि ये मैंने एकदम लाइन मुझसे नहीं बन रही होगी, पर ये मेरी ड्राइंग है, आप मेरी ड्राइंग पर नहीं मेरे समझाने पर जाइएगा। ड्राइंग पर जाएंगे तो माशाल्लाह जो मार्क्स आते होंगे वो भी नहीं आएंगे। एनीवेज, तो क्या हुआ बच्चों, ये पॉइंट आपको गिवन था, आपको डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के भी गिवन थे। आपने प्लेन पे कोई पॉइंट अपने मर्जी से कंसीडर कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने सपोज क्या कर लिए बच्चों एक्स वाई जेड, जनरलाइज्ड वे में जो हम कंसीडर करते हैं वही मैंने कर लिए। अब इस पर जो नॉर्मल होगा, इस पर जो अभिलंब होगा उसके दिक् अनुपात भी आपके पास में। अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है, जो प्लेन पर नॉर्मल होगा वो प्लेन पर जितने भी लाइन सेगमेंट होंगे, जैसे ये लाइन सेगमेंट है, 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 वो प्लेन पर जितने भी लाइन सेगमेंट होंगे, भाई जो प्लेन पर नॉर्मल है वो प्लेन के तमाम लाइन सेगमेंट्स या लाइंस के भी नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, जो प्लेन पर नॉर्मल होगा
वो क्या होगा बच्चों, नॉर्मल टू प्लेन इज आल्सो नॉर्मल टू एपी, दैट इज आल्सो नॉर्मल टू एपी। भाई जो प्लेन पर नॉर्मल है, जो प्लेन पर नॉर्मल है वो एपी के भी नॉर्मल होगा, जो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा वो एपी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए साहब, मैंने उसे एपी के भी परपेंडिकुलर कर दिया। अब एपी के अगर परपेंडिकुलर कर दिया, अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आप जानते हैं अगर दो लाइंस ऐसी जिनके डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के रेशियो में होते हैं और वो दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फिर क्या होता है बच्चों, फिर हमें पता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू कितना होता है, 0। तो आप देखिए एपी के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, वो आपके पास में ये आ गए, और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, वो आपके को ऑलरेडी गिवन थे। तो क्या होगा बच्चों, A1, अब A1 B1 C1 का काम कौन कर रहे हैं, यहां पर A1 B1 C1 का काम जो कर रहा है बच्चों, वो कर रहा है नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, ये लीजिए। और A2 B2 C2 का काम कौन कर रहा है, A2 B2 C2 का काम यहां पर ये कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, A1 और A2 का जहां तक सवाल है तो बच्चों वो ये हो जाएगा। इसी तरीके से अब B1 का काम कौन कर रहा है, B, और B2 का काम कौन कर रहा है बच्चों, Y माइनस Y1, और C1 का काम कर रहा है C, और C2 का काम कर रहा है कौन बच्चों, Z माइनस Z1। सो नाउ वी कैन से दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट X1 Y1 Z1 एंड टू विच normal is having direction ratios A, B, C will be given by this equation। एक ऐसा प्लेन जिस पर अभिलंब के दिशानुपात A, B, C हो, जो किसी बिंदु X1 Y1 Z1 निर्देशांकों वाले बिंदु से पास हो रहा है, उसकी समीकरण ये होगी। होप आपको बात समझ में आ चुकी है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा। होप समझ में आई है भाई। जो प्लेन पर नॉर्मल है, क्योंकि प्लेन पर जो भी कुछ नॉर्मल होगा, जो भी कुछ प्लेन पर नॉर्मल होगा, वो नॉर्मल यहां पर हो, वो नॉर्मल यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं पर भी हो, प्लेन पर जो नॉर्मल होगा अवश्यंभावी रूप से बच्चों वो प्लेन में जितने भी लाइंस हैं, प्लेन में जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं, उन सब के भी वो नॉर्मल होगा, उन सब के भी वो लंबवत होगा। तो ये तो साहब हमने प्लेन की इक्वेशन की बात करी तब जब हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन ज्योमेट्री के हिसाब से। लेकिन अगर मैं इसे वेक्टर की फॉर्म में करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, आप पहले से मिटा लीजिएगा, पहले से कॉपी कर लीजिएगा, मिटाऊंगा तो मैं। अब सपोज कीजिए अगर यही पॉइंट आपको इस तरह से दे रखा होता कि आपके पास में कोई ऐसा प्लेन है जिस पर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, प्लेन किसी ऐसे पॉइंट से पास हो रहा है और जिसका पीवी क्या है बच्चों, R1 वेक्टर, और जिस पर नॉर्मल वेक्टर है बच्चों n वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर को यूजुअली हम लोग n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्योंकि नॉर्मल n स्टैंड फॉर नॉर्मल, वैसे ही। तो साहब हमारे पास में कोई ऐसा प्लेन है जो किसी ऐसे पॉइंट से पास हो रहा है जिसके डायरेक्शन रेशियोज, जिसका पीवी पोजीशन वेक्टर क्या बच्चों, R1 वेक्टर, और जिस पर नॉर्मल वेक्टर क्या है बच्चों, n वेक्टर, और आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब ये पॉइंट A है आपके पास में, आपने प्लेन पे कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया और मान लिया कि उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर। मैंने क्या करा बच्चों, मैंने प्लेन पर मुझे पॉइंट दे रखा था, प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर भी दे रखा था, मैंने प्लेन पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया R वेक्टर। तो जिस पॉइंट को मैंने नाम दिया P और जिसका PV मैंने ये दे दिया, तो AP वेक्टर क्या होगा बच्चों, AP वेक्टर ऑब्वियसली होगा PV ऑफ P माइनस PV ऑफ A। ये हो चुका साहब, PV ऑफ P होगा R वेक्टर और PV ऑफ A होगा बच्चों क्या, ये होगा R1 वेक्टर, ये लीजिए। तो ये हो गया AP वेक्टर। अब फिर वही बात होगी कि जो प्लेन पर नॉर्मल है, जो प्लेन पे नॉर्मल है, वैसा का वैसा मैंने ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट मार दिया। वट एवर इज द नॉर्मल टू द प्लेन विल बी नॉर्मल टू एनी वेक्टर लाइंग ऑन दैट प्लेन। प्लेन पर जो नॉर्मल होगा, समतल पर जो लंब होगा, वो प्लेन पर जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सबके भी नॉर्मल होगा। तो उन सबके भी नॉर्मल होगा तो साहब ये हो गया। अब ये वेक्टर है, प्लेन में जो वेक्टर है वो ये है और प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो ये है। और अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन वी नो दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दोस टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। यदि दो सदिश परस्पर लंबवत है तो उनका अदिश गुणन, उनका स्केलर प्रोडक्ट, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 0 0 होता है। तो यहां पर ये वेक्टर तो ये हो गया R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर,
और इस पर जो नॉर्मल है बच्चों वो है n वेक्टर, तो r माइनस r1 वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, व्हाइल दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म. बच्चों कार्तिक रूप में समीकरण ये होगी और सदिश रूप में समीकरण ये होगी. नोट डाउन कर लीजिएगा. एक बेसिक से सम से हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों. हमें कोई ऐसा प्लेन बताना है जो किसी पॉइंट -1, 2, 3 से पास हो रहा है. I want to determine equation of a plane which is passing through point -1, 2, 3 and direction ratios of normal to which are 4, 5 and 8 और जिस पर अभिलंब के दिक् अनुपात है क्या बच्चों 4, 5, 8. I repeat, find out the equation of a plane which is passing through a point whose coordinates are -1, 2, 3 and which is normal to a line or line segment whose direction ratios are 4, 5, 8. इक्वेशन बताइए. वीडियो को रोक दीजिएगा और खुद से करिएगा. तो क्या होगा बच्चों, देखिए मैंने जो भी कुछ लिखा है मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है. तो क्या होगा, प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, चलिए मैं यहां लिखे देता हूं ताकि आपको सामने के सामने रहेगा तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा. साहब ये एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जो किसी पॉइंट x1, y1, z1 से पास हो रहा है और जिस पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ABC हैं. और वेक्टर फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसा होगा, डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0. चलिए तो अब क्या होगा बच्चों, यहां पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ये तो रखे, प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है. तो इक्वेशन क्या होगी, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0. अब a है 4x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c, b आया ना यहां पर सॉरी, और c कितना, ये z माइनस z1. ये लीजिए भाई, x1 का काम कर रहा है -1, x1 का काम कर रहा है -1, y1 का काम कर रहा है 2 और z1 का काम कर रहा है 3. x1 का काम कौन कर रहा है -1, y1 का काम कौन कर रहा है 2 और z1 का काम कौन कर रहा है 3 और a का काम 4, b का काम 5 और c का काम 8. अब आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4x प्लस 4, 5y माइनस 10 प्लस 8z माइनस 24 इज इक्वल टू 0. अभी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y प्लस 8z और यहां पर 4 में से 10 जाएंगे तो -6 बचेंगे, -6 और -24 हो जाएंगे बच्चों -30. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच यू एक्चुअली वर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग. नोट डाउन करिएगा. अगर कहीं कोई प्लस माइनस की, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन की गलती हो जाए तो भैया बड़ा भाई समझकर मुझको माफ कर देना. छोटा भी समझ सकते हो, वैसे छोटा ही हूं मैं आपसे. अगले सम पर मैं आ रहा हूं बच्चों. डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, डिटरमाइन equation of a plane which passes through a point whose position vector is a 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. Determine equation of a plane which is passing through a point whose position vector is this and normal to which is minus I plus 7j minus 3k. Normal to which is minus I plus 7j minus 3k. वीडियो को रोकिए और करिए. तो क्या होगा बच्चों, यहां पर एक ऐसा प्लेन, आपको ऐसा प्लेन बताना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है. मतलब ये जो होगा वो क्या होगा बच्चों आपके पास में r1 वेक्टर और ये जो होगा वो क्या होगा बच्चों n वेक्टर. इससे पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है. तो इक्वेशन क्या बनेगी, r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर और r1 वेक्टर का जहां तक सवाल है बच्चों तो वो हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k. ये लीजिए डॉट n वेक्टर और n वेक्टर का जहां तक सवाल है तो वो होगा -i प्लस 7j माइनस 3k. ये लीजिए इज इक्वल टू 0. r माइनस r1 वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू दिस. अब यहां पर चाहे तो आप इतना भी लिखकर छोड़ सकते हैं, आपका काम हो गया. लेकिन अगर फिर भी मैं करना चाहूं तो बच्चों यहां पर हो जाएगा r वेक्टर डॉट माइनस i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप माइनस. अभी यहां पर 2 1 जा -2, 3 7 जार -21 और 4 3 जार 12. ये आपके पास आएगा और ये हो गया क्या बच्चों, r वेक्टर डॉट माइनस i प्लस 7j माइनस 3k
ये लीजिए, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 और 21 होते 23 और 12 35। होप मेरा कैलकुलेशन सही है, और अगर गलत हो जाए तो मैं फिर कह रहा हूं वो आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। कॉन्सेप्चुअली हम कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ये बाकी जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है उसमें अगर गलती कर दो तो आप उसको संभाल लीजिएगा। भैया क्लास में गलती करते हैं तो स्टूडेंट्स बता देते हैं सर यहाँ पर आपने गलती कर दी, यहाँ कैमरा मुझे बता नहीं पाएगा और आप वहां पर बताएंगे भी, तब तक मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को निकालना देख लिया, हमने कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन को निकालना देख लिया। अब अगर सपोज कीजिए कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे, हम लगे हैं तो वो भी देख लेते हैं। बच्चों देखिए, पहले मैं आपको वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म बता रहा हूं, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि आपको बोल देंगे डिटरमाइन इक्वेशन और फिर बोल देंगे कि साहब कन्वर्ट दैट वेक्टर इक्वेशन इनटू कार्टेशियन इक्वेशन, उसका रिवर्स। तो कैसे करेंगे, तो हम कैसे करेंगे बच्चों, देखिए इसके लिए सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि यहां जो लिखा है, यहां जो भी कुछ आपके पास में था उसे मिटा दीजिए, क्योंकि जगह नहीं है साहब। अब क्या करें, अब मैं एक काम करता हूं, मैं सपोज कर लेता हूं लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ऑब्वियसली इफ आई कंसीडर अ पॉइंट whose coordinates are x y z, अगर मैं प्लेन पे कोई ऐसा पॉइंट कंसीडर कर लूं जिसके निर्देशांक x y z है तो ऑब्वियसली उसका पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो लेट मी कंसीडर आर वेक्टर एज दिस। अब यहां रख दीजिए, यहां जैसे ही आप रखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट, ये क्या आपके पास में माइनस आई प्लस 7j माइनस 3k, ठीक साहब, और प्लस 35 जैसा लिखा था वैसा का वैसा लिखे दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो साहब i का i से मल्टीप्लाई होगा माइनस x, फिर y का y से होगा 7y, और यहां हो जाएगा बच्चों ये, और ये इक्वेशन आ गई आपके पास में। सो हाउ टू कन्वर्ट, transform the vector equation into the Cartesian one, this probably you have got, is not a very big deal। इस तरीके से बड़ी सरलता से, सहजता से, सुलभता से निकल आएगा। अब अगर मुझको वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ चुका, लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। बच्चों आपके पास में ये जो लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन थी जैसे कि ये वाली, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप यहां पर कर सकते हैं आर वेक्टर डॉट 4i कैप। भाई अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं तो उसका पीवी क्या होगा, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है तो उसका पीवी होगा एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां आर वेक्टर प्लस डॉट 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप, और साथ में क्या माइनस 30। तो इस तरीके से वेरी इजीली वी कैन ट्रांसफॉर्म द कार्टेशियन इक्वेशन इनटू द वेक्टर फॉर्म। कार्तिक समीकरण को सदिश समीकरण में बदलना भी कोई बड़ा काम नहीं है भाई, क्योंकि अगर आपके पास में प्लेन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है या किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है तो उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप होता है। इस तरीके से निकल आएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। इस तरह से कर सकते थे, या हम शुरुआत भी कर सकते थे कि भैया वो प्लेन, एक ऐसा प्लेन मुझे बताना था जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब वो किस पॉइंट से पास, जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज ये हैं, मतलब वो जो प्लेन पर जो नॉर्मल बन रहा है उसका, उस वेक्टर को हम 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप लिख सकते हैं। ये लिख दिया। अब क्या होगा, ये आर वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, आर वेक्टर माइनस r1 वेक्टर ये आएगा, आ गया आर वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डॉट n वेक्टर, और n वेक्टर क्या होगा 4i प्लस 5j प्लस 8k, ये लीजिए इज इक्वल टू 0 आपके पास में हो जाएगा। भाई आर वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। आप इसको भी सिंप्लीफाई करके कर सकते थे, आप शुरुआत ही कार्टेशियन फॉर्म में ना करते हुए वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते थे। और यहां पर भी वही कर सकते थे कि आपको दे रखा भैया कि प्लेन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस पर नॉर्मल वेक्टर ये, तो यहां पर भी आप ऐसे ही कर सकते थे कि शुरुआत ही आप वेक्टर फॉर्म में ना करते हुए कार्टेशियन फॉर्म में कर लेते। भाई प्लेन पर आपको ये पॉइंट दे रखा है, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2 - 3 4, और प्लेन पर जो नॉर्मल बन रहा है उसके डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के क्या होंगे -1 7 और -3। तो आपको प्लेन की इक्वेशन क्या मिलेगी साहब, x - x1 इंटू ए
प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। आप इसको ऐसा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो भले ही वेक्टर फॉर्म में आपको दे रखा था, आप शुरुआती कार्टेशियन फॉर्म में कर लेते, या कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा था शुरुआत ही या वेक्टर फॉर्म से कर लेते, तब भी कोई गलत बात नहीं थी। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, इसे जरूर कॉपी कर लीजिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, determine equation of a plane which passes through point -1 to 0. Determine equation of a plane which passes through point -1, 2, 0 and which is perpendicular to line joining 3, 5, 7 and 8, -1, -3. I repeat, determine equation of a plane which passes through this point and to which line joining these two points is perpendicular. एक ऐसे समतल के समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से गुजरता है और जिस पर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड लंबवत है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और करिएगा। बच्चों एक काम करते हैं, हम इसे नाम देते हैं ए, इसे नाम देते हैं बी और इसे हम नाम दे देते हैं सी। अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा प्लेन बताना है जो पॉइंट ए से पास हो रहा है। ये रहा भैया, ये रहा पॉइंट, ये प्लेन जो कहां से पास हो रहा है, ए से, ठीक है। और जो पॉइंट बी और सी को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर है। आपको इसी प्लेन की इक्वेशन बतानी है, आपको इस प्लेन की इक्वेशन बतानी जो किस पॉइंट से पास हो रहा है बच्चों, ए से, और जो बी और सी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। क्या किया जाएगा बच्चों, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, DRS ऑफ BC निकालिए। DRS ऑफ BC क्या होंगे, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियोज किस रेशो में होते हैं, x2 माइनस x1, y1 माइनस y2 और z2 माइनस z1 किस रेशो में होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 होंगे। So this is 5, this is -6 and this is -10. So direction ratios of BC are in this ratio. भाई इस रेशो में है, ये एग्जैक्टली ये जरूरी नहीं है, इस रेशो में है तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भैया वो 5 लेमडा -6 लेमडा -10 लेमडा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। भाई ये रेशो है। अब डायरेक्शन रेशोज आपको पता है, डायरेक्शन रेशोज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इनफाइनाइट वेज। तो ये BC के डायरेक्शन रेशोज आए। अब जो BC के डायरेक्शन रेशोज हैं, भाई BC क्या है, उस प्लेन के नॉर्मल, तो BC के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। भाई जो BC के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो आई कैन से दीज आर दी DRS ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, DRS ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। ये लीजिए इस तरीके से, ये प्लेन पे नॉर्मल के DRS आ गए, ठीक है साहब। और प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या बताई थी सर ने, अभी मैंने मिटा दी, वहां पर लिखी हुई थी राइट हैंड साइड पर, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास में। अब क्या होगा बच्चों, ये a जो है 5 और x माइनस एक्स वन, और x1 की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस प्लस b जिसकी वैल्यू आपके समक्ष आ रही है कितनी बच्चों, -6, और ये y माइनस y1, और y1 की वैल्यू कितनी बच्चों 2, और c जिसकी वैल्यू है बच्चों -10, और ये z माइनस z1 जिसकी वैल्यू है 0। आई रिपीट, a ये है 5x माइनस x1 प्लस b -6 y माइनस y1, यानी कि y1 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वहां पर 2, और c जिसकी वैल्यू आ गई -10 और z माइनस z1। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या आएगा बच्चों, 5x माइनस 6y माइनस 10z, और ये 5 1 जार 5 और 6 2 जार 12, तो ये 5 और 12 17 होंगे, और यहाँ तो 10 0 जार 10 ही हो जाएंगे, वो और 0 हो जाएंगे, सॉरी। सो ये आपके पास में आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ भैया, अगर ऐसे कोई हल्की फुल्की गलती कर जाऊँ मल्टीप्लीकेशन की, माइनस प्लस की, तो उसे आपको सुधारना है। यहाँ मैं इसे r वेक्टर डॉट n वेक्टर, और n वेक्टर को मैं 5i कैप -6 ऐसा भी लिख सकता हूं बच्चों। इसे मैं वेक्टर फॉर्म में
ऐसा भी लिख सकता हूं। चलिए जनाब, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। कर लीजिएगा बच्चों। आपको एक ऐसा प्लेन बताना था जो इससे पास हो रहा है और इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। एक और क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which passes through, determine equation of a plane which passes through, चलिए यही लिख दीजिएगा, which passes through this and this, जो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। बड़ा फेवरेट होता है बच्चों ये टॉपिक जो अभी हम देख रहे हैं पर्टिकुलरली, इसमें हम जो प्लेन की इक्वेशन अभी जो निकालने वाले हैं, इस तरह के सम्स बहुत बना करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासेस थ्रू दिस 3 पॉइंट्स, जो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। वीडियो को रोकिए और करिए। तो देखिए अब आपको क्या बोला है, आपको एक ऐसा प्लेन बताना है जो इन तीनों पॉइंट्स, जो इन तीनों बिंदुओं से गुजर रहा है। मतलब यहां पर क्या है, अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, पॉइंट ए भी प्लेन पर है, पॉइंट बी भी प्लेन पर है, पॉइंट सी भी प्लेन पर है। ये तीनों पॉइंट्स प्लेन में ही दे रखे तो जरा देखिए कैसे क्या काम करेंगे। हम पहली बात तो ये करें कि लेट अस सपोज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, माना कि समीकरण समतल की जो है वो ये है। लेट अस सपोज इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस। ये मैंने प्लेन की इक्वेशन मान ली साहब, मान ली। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, मैंने माना कि इस प्लेन की इक्वेशन ये है। अब यहां पर ए बी सी क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। हो गए ठीक। और फिर x1 y1 z1 क्या है, प्लेन पर कोई पॉइंट या प्लेन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट। ठीक साहब। सो पहले तो आप ये मान लीजिए, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, मैंने माना कि समीकरण जो समतल की है वो ये है, मान ली। ठीक। अब वो ये जो पॉइंट हैं इनको मैंने ए बी सी नाम दे दिया है, वो आपको यहां पर डायग्राम देखकर भी समझ में आ रहा है। अब क्या होगा बच्चों, x1 y1 z1 प्लेन पर पॉइंट है, तो वो पॉइंट क्या है, -1, 2, 0। तो -1, 2, 0 ये लीजिए, -1, 2, 0 हो गया ठीक। ये आ गया। भाई आपको प्लेन की जब इक्वेशन निकालनी है तो आपको प्लेन पे कोई पॉइंट पता होना जरूरी है और आपको प्लेन पे नॉर्मल का डीआरएस होना पता होना जरूरी है। When you people are willing to determine the equation of a plane, then you must be knowing any point lying over the plane and direction ratios of normal to the plane. Then how to move ahead? We people know not only one point. हम तो यहाँ पर हमको तो 3 पॉइंट पता है, लेकिन हमको प्लेन पे नॉर्मल का डीआरएस नहीं पता। अब एक बात सुनिए, ये जो पॉइंट बी है ये भी तो प्लेन पे लाई कर रहा है। Since B lies on plane, चूंकि पॉइंट बी प्लेन पे लाई कर रहा है, चूंकि पॉइंट बी प्लेन पर लाई कर रहा है, therefore its coordinates will satisfy इक्वेशन ऑफ प्लेन। चूंकि वो पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है, इसलिए वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस पॉइंट, ये जो पॉइंट है उस पर लाई कर रहा है, इसलिए वो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई। भाई जो भी कोई पॉइंट प्लेन पर लाई करेगा वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई, उसके समीकरण को संतुष्ट करेगा ना बाबा, तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो 3, 5, 7 इस पर लाई कर रहा है इसलिए उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये लीजिए साहब 3, 5, 7, सॉरी ये उसको सेटिस्फाई करेगा। ये लीजिए भाई एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड आर नथिंग बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट, ये यूं कहा जाए ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। प्लेन पर कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। बट द प्लेन इज कंटेमिनेटेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड एवरी पॉइंट
coordinates will satisfy the equation of the plane. Obviously जो जो पॉइंट प्लेन पे लाई करेगा उन सभी के निर्देशांक समतल की समीकरण को संतुष्ट करेंगे, उसे सेटिस्फाई करेंगे। तो चूंकि पॉइंट बी 3, 5, 7 उस पर लाई कर रहा है इसलिए उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपके पास में आया और इसको सेटिस्फाई करा दिया, x की जगह पर 3, y की जगह पर 5 और z की जगह पर 7 रख दिया। अब ये क्या हो गया बच्चों, 4a प्लस 3b प्लस 7c इज इक्वल टू 0 एंड लेट मी सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। माना कि ये समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार से जैसे बी लाई कर रहा है वैसे ही कौन लाई कर रहा है, सी भी लाई कर रहा है प्लेन पर। अरे बच्चों जिस तरीके से पॉइंट बी प्लेन पर लाई कर रहा है ठीक उसी तरह से सी भी लाई कर रहा है, और चूंकि सी भी इस पर लाई कर रहा है इसलिए सी के कोऑर्डिनेट्स भी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे बी प्लेन पे लाई कर रहा है वैसे सी भी लाई कर रहा है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स भी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब वैसा का वैसा लिख देंगे। तो क्या होगा, अभी सी के कोऑर्डिनेट्स का 8 -1 -3 वो यहां रखिए। तो यहां ए 8 + 1 बी और ये क्या -1, सो -1 -2 और सी क्या बच्चों, ये सी और जेड क्या है बच्चों -3, तो -3 -0 ये आपके पास में आया। भाई ए मैंने वैसा का वैसा रख दिया, ये 8 + 1 बी -1 -2 और सी -3 ये आ गया। अब इस तरीके से ये क्या होगा बच्चों, दिस इज 9a -3b -3c इज इक्वल टू 0। भैया आपके पास में आ चुका। ये आपके पास में ए बी सी में एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन आपके पास में ये बनी। भाई आपने प्लेन की इक्वेशन को ये सपोज कर लिया। अब x1 y1 z1 प्लेन पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पॉइंट ए भी तो प्लेन पे लाई कर रहा है तो आपने रख दिया। अब चूंकि बी भी प्लेन पे लाई कर रहा है इसलिए बी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, चूंकि सी प्लेन पे लाई कर रहा है इसलिए सी भी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपके पास में आ चुका। अब आपके पास में दो इक्वेशंस बनकर आई है बच्चों। एक इक्वेशन फर्स्ट एबीसी में ये डायग्राम मिटा रहा हूं, इसमें कुछ डायग्राम लाया, कुछ था नहीं वैसे, पर फिर भी कुछ चित्रकारी थी इसलिए मैंने उसको डायग्राम नाम दे दिया। सो नाउ यू हैव गॉट टू इक्वेशंस इन एबीसी 4a + 3b + 7c। और मैं फिर कहूंगा बच्चों अगर मैं यहां कोई गलती कर जाऊं माइनस प्लस की तो वो उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा या आप उसको रेक्टिफाई कर दीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं या किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं उस बारे में बात करूंगा, उसमें मैं ऑब्वियसली कोई गलती नहीं करूंगा। चलिए तो ये आपके पास में एबीसी में दो इक्वेशन बनकर आ गई। मैं फिर बोल रहा हूं अगर मुझसे यहां कुछ गलती हो गई होगी, यहां 3b नहीं आ रहा, 2b आ रहा या -4b आ रहा, तो उन चीजों को आप नजरअंदाज कर दीजिएगा। चलिए तो ये आपके पास में एबीसी में दो इक्वेशन बनकर आ गई। अब मैथमेटिक्स तो ये कहता है जनाब कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशंस होती हैं। इफ यू हैव वन वेरिएबल देन यू विल बी हैविंग वन इक्वेशन, इफ यू आर हैविंग टू वेरिएबल्स देन यू विल बी हैविंग टू इक्वेशंस, इफ यू आर हैविंग थ्री वेरिएबल्स देन यू विल बी हैविंग थ्री इक्वेशन। बट यहां क्या, वेरिएबल तो 3 है और इक्वेशन 2 है। बहुत नाइंसाफी है भैया ये। अरे भाई यहां पर तुम देख सकते हो, यहां पर आपके पास में वेरिएबल 3 है भाई और इक्वेशन 2 है, तो कैसे काम करें? तो चलिए साहब अगर 3 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है तब भी हमारे पास में इसका जवाब है। हम एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं हम बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि तुर्यक गुणन की विधि से हम ए बी सी के मानों की गणना करते हैं। जरा देखिए ए अपॉन, जब ए दे रहे हैं तो इनको आप हाइड कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3s are -9 एंड -3 7s are 21, लेकिन माइनस माइनस वो हो जाएगा प्लस। बहुत छोटी सी बात है जो आपने छोटी क्लासेस में देखी बच्चों। ए के टाइम पर हमने इसको हाइड कर दिया, 3 3 9 9 3 27 नहीं 7 21 सॉरी। फिर आएगा बी, बी के टाइम पर आप इसको माइनस बी लिखेंगे और ये 4 3 12 और 9 7 कितना होता है 9 7s are 63 और ये माइनस का। ठीक है साहब, भाई ए के टाइम पर आपने इसको हाइड करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। बी के टाइम पर आपने इन दोनों को हाइड करेंगे, 4 3 12 और 9 7 63 हो चुका। और फिर सी के टाइम पर बच्चों आप इसे हाइड कर दीजिए, 4 3 12 और 9 3 27 ये लीजिए, ये आ गया। होप मैंने सब कुछ सही करा है भैया। सी के टाइम पर 4 3 12 माइनस का और 9 3 27 ये भी ठीक है। और इज इक्वल्स टू मैंने सपोज कर लिया लेमडा, इसे मैंने क्या सपोज कर लिया बच्चों, लेमडा कर लिया। और फिर यहां से
ए की वैल्यू यदि आप निकालेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो वो मिलेगी 12 लेमडा, बी की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो वो मिलेगी बच्चों 75 लेमडा, और जहां तक सी का सवाल है तो बच्चों को मिलेगी -39 लेमडा। आई रिपीट टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड इफ आई एम डूइंग एनी मिस्टेक ड्यूरिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट यू हैव टू रेक्टिफाई दोज ऑल मिस्टेक्स। सो ए की वैल्यू इतनी, बी की वैल्यू स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी मेरे से, सी की जगह बी की जगह सी रख गया था, सॉरी। तो ये आपके पास में ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई। ये जो आपके पास में वैल्यू आई है जनाब यहां पर रखने का है। What values of A, B and C you have found are to be placed in the equation. So A had 12 lambda x plus 1, B है बच्चों 75 lambda y minus 2, और C है बच्चों -39 लेमडा z माइनस 0 इज इक्वल टू 0। और इस पूरे में से अगर आप देखेंगे तो 3 लेमडा कॉमन आ रहा है, 3 लेमडा कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1। यहां से 3 कॉमन निकालेंगे तो जनाब आपको मिलेगा 25y माइनस 2, और यहां से जब बच्चों आप 3 लेमडा कॉमन निकाल देंगे तो आपको मिलेगा -13z इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज नथिंग बट 4x, दिस इज नथिंग बट 25y माइनस 13z, और बच्चों 4 एकम 4, 25 दुना 50 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 4x प्लस 25y माइनस 13z माइनस 46 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन। मैंने अगर कोई गलती नहीं करी है तो मेरा उत्तर सही है, गलती करी तो नहीं, आवश्यक भावी रूप से आंसर गलत है, लेकिन लॉजिक कैसे लगाया जाता है ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको किसी ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी हो जो किन्हीं 3 पॉइंट से पास हो रहा है या 3 पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों तो कैसे प्रोसीड करेंगे ये समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अब जब ये है तो पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर किसी किसी के जहन में ये बात आ रही होगी कि सर आपने जैसे बोला कि प्लेन जो है वो इससे पास हो रहा है, आप ने इससे पास हो रहा है, तो सर जैसे पॉइंट ए से पास हो रहा है वैसे ही बी से भी तो पास हो रहा है, वैसे तो सी से भी पास हो रहा है, तो क्या वैसा नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। मेरे कहने का मतलब क्या, मैं बता रहा हूं पहले तो वही काम करूंगा कि मानूंगा कि समतल की समीकरण ये है। अब भाई x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 z1 प्लेन पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और जिस तरह से -1, 2, 0 प्लेन पे लाई कर रहा है उसी तरह से 3, 5, 7 भी तो लाई कर रहा है। तो आप इसे ऐसा भी तो लिख सकते हो कि भैया यहां पर 3 हो गया, यहां पर 5 हो गया और यहां पर 7 हो गया। ये लीजिए मैंने प्लेन की इक्वेशन ये मान ली, पहले तो ये मान ली, उससे ये आ गया। अब भाई x1 y1 z1 प्लेन पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जैसे पॉइंट ए प्लेन पे है वैसे ही बी भी तो है, वैसे ही सी भी हो सकता था, मैंने बी से शुरुआत कर दी। अब यहां पर चूंकि पॉइंट ए प्लेन पे लाई कर रहा है, चूंकि पॉइंट ए प्लेन पे लाई कर रहा है तो वो ए इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए साहब ए उसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां पर ए रख देते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, -3, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये सॉरी मतलब ये क्या है 2, -5, और फिर सी 0, -7। तो आपके पास में आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, डिट्टो यही की यही क्वेश्चन बनेगी। वैसे माइनस आएगा, माइनस को कॉमन निकाल के 0 में भेज देंगे, आ जाएगा। और जिस तरीके से पॉइंट ए लाई कर रहा है ठीक उसी तरह से सी भी लाई कर रहा है, इसलिए सी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ए इंटू 8 - 3 प्लस बी इंटू क्या बच्चों -1, -5, और फिर सी, और ये कितना बच्चों -3 - 7 इज इक्वल टू 0। 8 -1 -3। अब यहां से अगर आप निकालेंगे तो बच्चों ये 5a आएगा, -6b आएगा, -10c आएगा। यहां पर इक्वेशन अलग बनकर आ रही होगी आपके पास में, जो पिछली बार आ रही थी वो इक्वेशन तो यहां पर नहीं आ रही है आपके पास में, वैसी की वैसी इक्वेशन तो नहीं आ रही है। क्या आ रही है बच्चों, पहली इक्वेशन तो चलिए वैसी की वैसी आ गई, लेकिन दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, 5a -6b -10c इज इक्वल टू 0। यह आ गया। अब फिर आप वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 10 से 30, चलिए मैं वो भी कर ही देता हूं आपके लिए। तो क्या होगा, यहां पर 3 10s are 30 और 6 7s are 42, लेकिन माइनस माइनस प्लस ये आ चुका। और फिर उसके बाद में बी के टाइम पर क्या होगा बच्चों, बी के टाइम पर होगा 4 10 से 40 माइनस का, और 5 7 35 ये भी,
और फिर सी के टाइम पर क्या होगा बच्चों, सी के टाइम पर होगा 4 6 24 माइनस का, और 3 5 15 वो भी माइनस का। और आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए बच्चों, ए बराबर वही आ रहा है, बी बराबर भी वही आ रहा है, सी बराबर भी वही आ रहा है। फाइनली इक्वेशन आपको जरूर अलग दिखती हुई बनती हुई दिख रही है, लेकिन फाइनली आंसर वही आ रहा है। इसका तात्पर्य ये कि मैंने जो कैलकुलेशन किया था वो भी सही किया था, लेकिन मैं बड़ा घबरा जाता हूं कैलकुलेशन करते समय। जब पढ़ता था तब कैलकुलेशन सही रहते थे, तब गलत नहीं होते थे, तब दिमाग भटकता नहीं था, दिल भटकता था। अब दिल नहीं भटकता, दिमाग भटकता। क्वेश्चन सॉल्व करते समय मुझे दिमाग लगाना, दिल तो मेरे पास ही है। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। तो ये आपके पास में हो सकता है, मेरे पास नहीं भी हो, ये भी हो सकता है, या किसी और का भी दिल मेरे पास हो। अब किसका है वो आप दिमाग लगाइए या दिल लगाइए। चलिए साहब, हम हमारे पास में वापस से यहां पर आ रहे हैं। तो मैंने शुरुआत जो थी भाई, जिस तरह से x1 y1 z1 प्लेन पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो जैसे पॉइंट ए प्लेन पे लाई कर रहा है वैसे बी भी तो लाई कर रहा है, वैसे सी भी तो लाई कर रहा है। जैसे पॉइंट ए लाई कर रहा है वैसे ही बी भी लाई कर रहा है, वैसे ही सी भी लाई कर रहा है। तो आप भी बी से भी शुरुआत कर सकते थे और आप सी से भी कर सकते थे। और अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर जैसे ए लाई कर रहा है तो आपने ये कर दिया, सी लाई कर रहा है ये कर दिया, सर वैसे बी भी तो लाई कर रहा है तो बी भी तो सेटिस्फाई करेगा। कभी आपके दिमाग में आ रहा हो सर आपने पहले बी रखकर फिर ए और सी को इस पर लाई करवा दिया, वैसे बी भी तो लाई कर रहा है। चलिए अगर बी लाई कर रहा है, अगर मैं लिखूं सिंस बी लाइज ऑन प्लेन, अब मैं बी रखूं, बी के कोऑर्डिनेट्स रखूं, तो वो तो 3 - 3, फिर ये क्या होंगे बच्चों 5 - 5, और फिर क्या होंगे बच्चों सी 7 - 7। भाई आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर आपने बी को रखकर फिर ए और सी को सेटिस्फाई कराया, या ए को रखकर बी और सी को सेटिस्फाई कराया, या सी को रखकर ए और बी को सेटिस्फाई करोगे, अगर आप एक काम करो सर बी को रखकर बी को सेटिस्फाई कर दो, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आपने बी रखा और बी के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे तो एक्स की जगह 3, वाई की जगह 5 और जेड की जगह 7। अब आप ये रखेंगे तो 0a + 0b + 0c = 0। तो आपको इससे एक इक्वेशन तो मिलेगी, पर वो एक ऐसी इक्वेशन होगी जो आपका काम नहीं कर पाएगी, जो आपकी मदद नहीं कर पाएगी। भाई 0a + 0b + 0c तो ऑब्वियसली 0 होगा ही सही। ये एक इक्वेशन नहीं कहते हुए इसे मैं अगर एक आइडेंटिटी कहूं तो ज्यादा सही होगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, विच इज ट्रू फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो उससे आपको कुछ फ्रूटफुल नहीं मिलेगा, उससे आपको कोई नतीजा साबित नहीं हो पाएगा। इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, एक और हम सम कर लेते हैं इसके ऊपर, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो 3 पॉइंट वाला है जो है ये बड़ा फेवरेट होता है। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासेस थ्रू दोज पॉइंट्स हुज पीवीज आर -i + z -2k -2i + 7j + 3k and 4i - j + 5k. Determine equation of a plane which is passing through those points whose PVs are this, this and this. वीडियो को रोकिए और करिए। इस बार आपको वेक्टर फॉर्म में करने को कहा गया है। इतना तो आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है बच्चों। यहां पर चूंकि इस बार वेक्टर फॉर्म में दे रखे आपको पॉइंट्स, इसलिए वेक्टर फॉर्म में ही काम करना पसंद करेंगे। तो चलिए एक काम ये कर सकते हैं बच्चों कि हम पहले कार्टेशियन फॉर्म में कर लें। तो चलिए हम कार्टेशियन फॉर्म में कर लेते हैं। भाई पहला जो पॉइंट होगा वो होगा -1, -1, -2, ये होगा -2, 7, 3, और ये होगा बच्चों 4, -1, 5। भाई इसके पीवी होंगे, इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे ये, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ये, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ये। होप मैंने सही नोट डाउन करें, क्योंकि एक बड़ा पंगा मेरे साथ में ये भी रहता है कि मैं खुद ही प्रॉब्लम बनाता हूं, खुद ही अगली बार उसको जो नोट डाउन करता हूं गलत कर लेता हूं। तो चलिए ये मान लिया। अब मैंने माना कि राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, माना कि समतल की जो समीकरण है वो क्या है बच्चों, a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0। माना कि प्लेन की इक्वेशन ये। अब क्या होगा, a x - x1, b y - y1, c z - z1। भाई x1 y1 z1 की जगह ये रख दिया,
ये पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है ना, तो ये -1 रखा इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये रखा और ये रखा। अब फिर वही बात होगी, सिंस बी लाइज ऑन प्लेन सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। जो मैंने लिखा है वो आपको समझ में आया होगा, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि हाँ सर के कहने का मतलब क्या है। तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो लीजिए साहब सेटिस्फाई करेगा तो यहां रख दीजिए -2 + 1 बी 7 - 1 प्लस सी 3 + 2 और एक्स की जगह रखा -2, वाई की जगह रखा 7, जेड की जगह रखा 3। अब क्या बना बच्चों, ये आपके पास में आ गया -a + 6b + 5c = 0 एंड लेट दिस बी माय इक्वेशन फर्स्ट। माना कि ये है हमारी समीकरण नंबर 1, मान ली। दूसरी बात क्या करा आपने, ये आपके पास में आ गया। और अगली बात क्या करेंगे बच्चों, ऐसे ही अब किसकी बात करेंगे, सी की। सी इस पे लाई कर रहा है इसलिए इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो आप रखिए यहां पर x की जगह पे क्या रखेंगे 4 + 1 और फिर y की जगह क्या रखेंगे -1 और सी जेड की जगह क्या रखेंगे आप 5। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ सही लिखा है भाई। x की जगह लिखा 4, y की जगह लिखा -1 और z की जगह लिखा 5 और उसके बाद में ये क्या होगा बच्चों, ये होगा 5a - 2b + 7c = 0 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। भाई मुझे एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी थी जो इन तीनों पॉइंट्स से पास हो रहा है या जिस पर ये तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं उस पर स्थित हैं। तो ये लीजिए जनाब, ये मैंने मान लिया। अब यहां पर हमारे पास में क्या होगा, -a + 6b + 5c = 0 ये। और अगला क्या है बच्चों, ये 5a - 2b + 7c = 0। ये आपके पास में दो आ गए। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो एक के टाइम पर ये होगा 6 × 7 = 42 और 2 × 5 = 10। ये लीजिए साहब, फिर -b लिखेंगे तो -b ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा। और ये c के टाइम पर बच्चों क्या होगा, प्लस ओ गलत कर दिया है, ये हो जाएगा -7 और 5 × 5 = 25। तो ये माइनस का 7, ये -25 और c के टाइम पर आप देखें तो बच्चों ये होगा -1 × 2 2 और 5 × 6 = 30 हो जाएगा = लैम्डा मैं सपोज कर लूंगा। और उससे मेरे पास में a की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो 52 लैम्डा आएगी, b की वैल्यू 32 लैम्डा आएगी और c की वैल्यू मेरे पास में -28 लैम्डा आएगी। सही लिखा है, सही लिखा है। अब ये जो a b c की वैल्यू आई है इनको यहां रख दीजिए। ये है 52 लैम्डा इंटू x + 1 प्लस 32 लैम्डा इंटू y - 1 और फिर c यानी कि -28 लैम्डा z - z1। अरे भैया मेरे पास में क्या है, अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, तो भैया क्या सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। इसमें से 4 लैम्डा कॉमन भी आ रहा है भैया। हाँ तो ये 13 आ जाएगा और ये आ जाएगा x + 1 8 y - 1 -7 z + 2 हो जाएगा। अभी यहां पर आप लिखेंगे 13x + 8y - 7z और 13 एकम 13 होता है 8 माइनस का -14 और ये -1 और -8 -9 हो जाएगा और इस तरीके से ये 13x + 8y - 7z - 9 = 0 होगा। भूल चूक लेनी देनी माफ करिएगा, कर लीजिए। So but this is the equation which I found in Cartesian form now, but I was willing to determine the equation in vector form. So what to do? Nothing but simply if the coordinates of any point lying over the plane are x, y and z, then this PV will be r vector = xi cap plus yj cap plus z k cap. That you know already. So I can say the equation of plane in vector form will be r vector dot 13i plus 8j minus 7k minus 9 is equals to 0. So this is the equation of plane in vector form.
But this was a way of determining the equation of plane in vector form. First of all, we did that after finding in Cartesian form. पहले Cartesian form में मैंने इक्वेशन निकाली, उसके बाद में मैंने वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकाली। अगर मुझे इस बात की जिद ही पकड़ लूं मैं कि नहीं बाबा, अपने को तो वेक्टर फॉर्म में यूज करने का, शुरू से अपने को कार्टेशियन फॉर्म को यूज करने का ही नहीं है, तो क्या करेंगे? कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, पहले तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम एक काम करते हैं, हमें जो है यहां पर हमें क्या करना है, हमें सीधा वेक्टर फॉर्म में ही काम करना है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे काम करेंगे जरा सुनिए। पहले तो मैं थोड़ा सा इस प्लेन का डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। भैया ये रहा वो प्लेन जिसकी इक्वेशन मुझे बड़े बुजुर्गों ने ज्ञात करने को दी थी। भाई जिसने भी मुझे डिटरमाइन करने को दी थी वो मुझसे बड़ा ही था ना, तो बुजुर्ग भी हो गया। मैंने आपको नहीं दी थी भैया, मुझसे बुजुर्ग ने दी थी, और मैं आपको बोल चुका हूं मैं आपसे तो छोटा ही हूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन मेरे को बतानी है, क्या करूंगा? पहली बात तो यह है कि मैं इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे देता हूं, ए, बी और सी दे दिए। मैंने इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। ये रहा पहला पॉइंट ए, ये रहा दूसरा पॉइंट बी, और ये रहा तीसरा पॉइंट। जरूरी नहीं कि तीनों एक लाइन में लाया करते हो, ये लीजिए आप ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। चलिए ये पॉइंट है प्लेन पर, तीनों पॉइंट्स ए, बी और सी। अब आप एक काम करिए बच्चों, अब आप एक ए बी वेक्टर निकाल लीजिए। क्या निकालिए? ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? ए बी वेक्टर होगा बच्चों पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए। ए बी वेक्टर होगा पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए, और पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस आई आएगा, प्लस 6j आएगा, और प्लस 5k आएगा। होप मैंने सही करा है, मैंने कोई गलती नहीं करी है। अगर करी हो तो सुधारना आपका फर्ज, धर्म, कर्तव्य बनता है। क्या करा मैंने भाई ए बी वेक्टर जो होगा वो ये होगा। इसी तरह से मैंने ए सी वेक्टर निकाल दिया। भाई तीन में से कोई भी वेक्टर आपके पास में ऑब्वियसली एक ए बी वेक्टर बनेगा, एक बी सी वेक्टर बनेगा, एक सी ए वेक्टर बनेगा। तो आउट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स यू पीपल आर here to determine any two vectors. Let me have AC vector. AC vector will be obviously PV of C minus PV of A. So how to determine that? PV of C minus PV of A will result into 5i cap minus 2j cap minus plus 7k cap. So ये आपके पास में AB वेक्टर आ गया, आपके पास में AC वेक्टर आ गया। आप चाहें तो एक AB एक BC भी निकाल सकते थे, एक CA भी निकाल सकते थे। मैंने AB और AC निकाल दिए। भाई ए बी निकाल दीजिए या बी ए निकाल दीजिए, बात एक ही होगी। ऑब्वियसली ए बी एंड बी ए विल बी एब्सोल्युटली नेगेटिव ऑफ वन अनदर। ऐसे तो बी सी निकाल दीजिए या सी बी निकाल दीजिए, ये हो जाएगा। तो मैंने ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाल दिया। अब प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा, प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा उससे मैं सपोज कर लेता हूं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। मैंने क्या सपोज कर लिया? लेट नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन इज, लिखना पड़ेगा लेट नॉर्मल टू प्लेन इज। ये मैंने प्लेन पर नॉर्मल सपोज कर लिया। मैंने माना कि प्लेन पर जो नॉर्मल है वो ये है, मान लिया प्लेन पर नॉर्मल ये है। लेट मी सपोज जो नॉर्मल वेक्टर है वो एन वेक्टर है, जो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है। ठीक, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा मुझे समझ में आया। तो ये आपके पास में आ गया बच्चों एन वेक्टर। अब क्या हो जाएगा? अब जो प्लेन पर नॉर्मल होगा वो प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सबके भी नॉर्मल होगा। जो प्लेन पर नॉर्मल है, वो प्लेन पर जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबके भी नॉर्मल है। तो हम बोल सकते हैं सिंस normal to plane is normal to every vector in plane. Since normal to plane is normal to every vector in the plane, प्लेन पर जितना भी वेक्टर्स हैं उन सबके वो नॉर्मल होगा। परफेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल टू प्लेन इज नॉर्मल टू ए बी। प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो प्लेन के नॉर्मल का भी नॉर्मल होगा।
प्लेन पर जो नॉर्मल होगा, सॉरी, वो प्लेन के हर वेक्टर के नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल टू प्लेन इज नॉर्मल टू ए बी, यस, नॉर्मल टू ए बी, ये आपके पास आ गया। अब ए बी के नॉर्मल होगा तो अब अगर कोई दो वेक्टर्स नॉर्मल होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ये लीजिए बच्चों, आपके पास में ये है माइनस आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप, वही आया डॉट ए आई कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप इज इक्वल टू जीरो। भाई जो प्लेन पर नॉर्मल है वो प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के नॉर्मल है। तो प्लेन पर नॉर्मल मतलब ए बी के भी नॉर्मल, ए बी के नॉर्मल कर दिया। अब ए बी के नॉर्मल कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस 6b, सॉरी, प्लस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू जीरो। ये होगा भाई प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो ए बी के नॉर्मल होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, और इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया है। और इसी तरीके से जो प्लेन पे नॉर्मल होगा वो नॉर्मल होगा एसी के भी। व्हाट इज द नॉर्मल टू द प्लेन टू द ए बी इज नॉर्मल टू एसी। भाई प्लेन पर जो नॉर्मल है, आई रिपीट, जो प्लेन पे नॉर्मल है वो इस पर जितने वेक्टर्स हैं सबके नॉर्मल है। तो वो ए बी के भी नॉर्मल है और एसी के भी नॉर्मल है। तो चलिए जनाब, आपको मैं इसको एसी के नॉर्मल कर देता हूं। और एसी के नॉर्मल करूंगा तो क्या होगा? एसी वेक्टर क्या था? 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप डॉट ए आई कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप और डॉट जीरो कर देंगे। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा माइनस 2b, ये हो जाएगा 7c इज इक्वल टू जीरो। एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब a अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42 और 5 दूनी 10, ये आ गया। फिर आप बच्चों माइनस b लिखेंगे, माइनस b लिखेंगे और क्या होगा आपके पास में? यहां पर माइनस 7 और फिर यहां पर 5 5 25, ये आ गया। और फिर बच्चों आपके पास में c, और ये क्या हो जाएगा? 2 और ये 5 6 का 30, 5 6 का 30 मतलब माइनस का, ठीक है। और इस इक्वल टू लेमडा सपोज कर लेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और एबीसी की वैल्यू निकलने के बाद में आपके पास में जो आ रहा है, इससे ए की वैल्यू क्या आई बच्चों? ए की वैल्यू आई आपके पास में 52 लेमडा, बी की वैल्यू आई इससे आपके पास में 32 लेमडा और सी की वैल्यू आई बच्चों माइनस 28 लेमडा। दीज आर दी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, ये आपके पास में आ गई। तो अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? यदि मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में बात करूं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या थी बच्चों? r माइनस r1 वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। फिर r1 वेक्टर इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। अब वो आप इनमें से तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, आप a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं। मैं कौन सा लूं? मैं a ले लूं या b ले लूं या c लूं? चलो मैं b ले लेता हूं। तो मैं b लेता हूं तो बच्चों ये होगा r वेक्टर माइनस, मैंने इसे जानबूझ के नहीं मिटाया ताकि हम लोग टैली भी कर लेंगे कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। वरना आपके पास में तो कॉपी में लिखा हुआ है, मैं मिटा दूंगा, मैं भूल जाऊंगा फिर आंसर क्या आया था। और आप तो कॉपी के पन्ने पलटा कर देख लोगे, मैं क्या करूंगा? कैमरे की रील पलटाऊंगा? वो मेरे लिए संभव नहीं होगा बच्चों। तो r1 वेक्टर की जगह पर मैं बात करता हूं किसकी? माइनस 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप, ये लीजिए, ये हो गया। और डॉट n वेक्टर, और n वेक्टर का जहां तक सवाल है तो बच्चों वो 52 लेमडा i कैप प्लस 32 लेमडा j कैप और कितना बच्चों? माइनस 28 लेमडा k कैप और इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास आएगा। और इसमें से फिर वही घिसी पिटी सी बात है बच्चों, 4 लेमडा यू कैन सी कैन बी टेकन आउट एज अ कॉमन क्वांटिटी। 4 लेमडा इस पूरे में से कॉमन निकाल दीजिए तो ये आपके पास में आएगा r वेक्टर डॉट 13i कैप प्लस 8j कैप माइनस 7k कैप। क्या यही आया था? बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आया था। और फिर माइनस, और यहां पर 4 निकल गया तो 13 बचा, 13 दूना 26 माइनस का 26 आएगा। और फिर 7 8 56 प्लस का, और फिर आपके पास में कितना होगा? ये 7 3 27, 7 3 21, सॉरी 21, और वो काय के होंगे? माइनस के होंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और बिल्कुल 56 और ये 47 होगा, 9 बचेगा, माइनस का भी है। तो डिट्टो यही इक्वेशन आ रही थी बाबा जो अपनी इक्वेशन में पहले आ रही थी।
तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है भैया कैसे किसी प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, समतल की समीकरण को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए बेसिकली आपको प्लेन पर कोई एक पॉइंट पता होना जरूरी है। यू मस्ट हैव एनी पॉइंट ओवर द प्लेन। और आपको क्या पता होना जरूरी है, आपको एक तो प्लेन पे कोई पॉइंट पता हो, पहली बात। और दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए, आपको प्लेन पे नॉर्मल के डीआरएस पता हो। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, प्लेन पे कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और दूसरा प्लेन पे नॉर्मल के डीआरएस। अगर ये दो बातें आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा, कॉपी कर लीजिएगा। अब मैं और आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें बता देता हूं भाई। यहां आपके पास में क्या है बच्चों, आपने देखा कि प्लेन की इक्वेशन क्या बन के आ रही है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। This is the equation of a plane. The equation of a plane which is containing any point whose coordinates are x1, y1, z1 और the direction ratios of normal to which are abc is given by this. ये होती है। अब जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो इसे मैं ax प्लस by प्लस cz माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1, जबकि माइनस साइन को कॉमन निकाल दिया, ऐसा लिख सकता हूं। एक ऐसा प्लेन जिसके नॉर्मल के डीआरएस एबीसी है और जो किसी पॉइंट x1, y1, z1 से पास हो रहा है, उसकी इक्वेशन ये होती है। ये आपको पता है, ये भी आपने देखी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो अब आप इसके बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, मैं इससे ax प्लस by प्लस cz और ये जो क्वांटिटी आपके पास में आ रही है, इतना तय है कि x1, y1, z1 की वैल्यू रख देने के बाद में दिस विल बी समथिंग अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये निश्चित रूप से, अवश्यंभावी रूप से एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। क्या होगी, कांस्टेंट क्वांटिटी। भाई ये जो भी होगी कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन को ऐसा नहीं लिखा जा सकता, ये तो जैसा था वैसा का वैसा लिखा। और ax1 प्लस by1 प्लस cz1 जो है दैट इज अ कांस्टेंट। लेट इट बी d, let it be lambda, let it be k, let it be rho, let it be sigma, let it be alpha, let it be beta, let it be d. So minus of this, आप बोले सर माइनस साइन है, अरे तो माइनस साइन है तो ये पूरा माइनस ऑफ दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। भाई ये ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है, आगे माइनस लगा देने से भी कांस्टेंट ही होगा। नेचुरली वो कांस्टेंट पिछले वाले कांस्टेंट का नेगेटिव ऋणात्मक होगा, लेकिन होगा तो वो कांस्टेंट, तो मैंने उसको डी मान लिया। सो आई कैन से जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज, एक प्लेन की इक्वेशन जो होगी बच्चों वो ये होगी, ax प्लस by प्लस cz इज प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, वेयर a b c आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। यहां पर आई रिपीट बच्चों, मैंने क्या कहा आपसे, हमारे पास में अगर मुझे प्लेन की क्वेश्चन निकालने को कही गई थी तो वो आपने देखा, शुरुआत में देखा लेक्चर के, तो वो आपके पास में क्या है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। सो आई कैन से द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज गिवन बाय ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 वेयर a b एंड c आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। यहां पर a b c प्लेन के अभिलंब के दिक् अनुपात है। यस, सो ABC आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर। तो प्लेन की इक्वेशन ये होगी। अब आप जरा अगर ध्यान करें तो ये प्लेन की इक्वेशन कुछ कुछ वैसी ही आ रही है जैसे आप टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलते थे। आपको याद हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती थी वो होती थी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जनरल इक्वेशन। भाई आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते थे। यू आर एबल टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेरियस वेज। y इक्वल्स टू mx प्लस c, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p, और x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू r। अल्टीमेटली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को मैं कई तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता था, बट अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम वर able, we people were able to express them into this form. That was simply a linear equation in two variables x and y. That was simply
एन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इन एक्स एंड वाई। वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी 2D में। अभी हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 3D में भी देखेंगे, 3D में भी देखेंगे, लेकिन वो 2D में थी। तो जैसा आप लोगों ने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन में देखा था, वैसा बहुत कुछ आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी पढ़ने को मिलेगा। जैसा आपको 2D में वहां पे पढ़ने को मिला था, वैसा आपको 3D में पढ़ने को मिलेगा। और तकरीबन वो वैसे बहुत सारे फंडामेंटल्स आपको यहां पे डील करने को मिल जाएंगे। पर मैं एक बार फिर बोल दूं आपसे बच्चों, किसी प्लेन की जनरल इक्वेशन ये होती है। तो अभी आपने जो सम्स करे थे ना कि भैया वो प्लेन इन 3 पॉइंट से पास हो रहा प्लेन की इक्वेशन बताओ, आप चाहें तो उसको ऐसे भी कर सकते थे। जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया प्लेन जो है वो ABC से पास हो रहा है, तो वो आप उनके उसकी इक्वेशन बताओ, तो आप एक्स की जगह आप 3 इससे भी कर सकते थे। वही जो सम है, कई पुस्तकों में आपको, कई टीचर्स आपको इस मेथड से भी करके बताएंगे, पर मुझे ये लगता है कि ये रिलेटिवली थोड़ी सी लंबी मेथड है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ी सी, क्योंकि यहां पर आपको 4 वेरिएबल्स में खेलना पड़ेगा, A B C और D। भाई जैसे आपके पास में दे रखा था कि जब उसे वो प्लेन कहां से पास हो रहा है, वो प्लेन जो है बच्चों कहां से पास हो रहा है, वो प्लेन इससे पास हो रहा है, तो ये इससे पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो A x की जगह आपने -2 रख दिया, फिर B y की जगह आपने क्या रख दिया बच्चों 7, फिर C z की जगह क्या रख दिया बच्चों आपने 3 और प्लस D = 0। होप आपको समझ में आया। जैसे मैंने यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट्स रखे, भाई यहाँ पर x y z क्या है, x y z आर नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ओवर द प्लेन, प्लेन पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक। चैप्टर फिनिश। एक्स वाई जेड प्लेन पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जैसे पॉइंट बी प्लेन पे लाई कर रहा है तो ये एक इक्वेशन बनेगी, फिर ऐसे ही ए प्लेन पे लाई कर रहा होगा तो उससे एक इक्वेशन बनेगी, ऐसे सी प्लेन पे लाई कर रहा होगा तो उससे एक इक्वेशन बनेगी। फिर आप 2 इक्वेशंस, जैसे आपके पास में ये एक इक्वेशन बनी, ये एक इक्वेशन बनी और ये एक इक्वेशन बनी, फिर आप इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके डी एलिमिनेट कर दोगे, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके डी एलिमिनेट कर दोगे, कर सकते हो आप। मैं एक सम करके बताता हूं आपको, मेरे कहने का मतलब क्या है। पिछले वाले को ही मैं कर लेता, पर डाटा मैंने अफसोस मिटा दिया है, तो मैं वो डाटा तो यूज नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये कहा गया है कि एक ऐसा प्लेन बताइए जो किसी पॉइंट -1 0 2 3 4 0 7 -2 और 1 से पास हो रहा है। द कमांड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। आप चाहें तो इन जो ये सम है इसको पिछली मेथड से कर सकते हो जो आपने कही थी, अदरवाइज लेट मी सपोज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax + by + c z + d = 0। माना कि समतल की समीकरण ये है, मान लिया। अब वो प्लेन कहां से पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है, तो जिससे पास हो रहा है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑब्वियसली यहां पर एक्स वाई जेड आर नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ओवर द प्लेन। सो ये आपके पास में एक इक्वेशन बनकर आ गई, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। Similarly, 3 4 0 is also lying over the plane, so it will also satisfy the equation of plane. So let me have another equation in A, B, C and D, and let this be my equation number 2। ये हो गया। और फिर मेरे पास में ठीक इसी तरह से बच्चों 7 -2 1 भी इस पर लाई कर रहा है, इसलिए ये भी इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये लीजिए साहब, आपके पास में ये एक और इक्वेशन बनकर आ गई। Now you have 4 variables and 3 equations। बहुत नाइंसाफी है भाई, क्या किया जाए, कोई बात नहीं। अब एक काम कीजिए, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। जब आप इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बच्चों ये 4 आएगा। 3 में से ए गया तो 4 है, इसमें से ये गया तो 4b, और इसमें से गया तो -2c। भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये 4 आएगा, ये 4b आएगा, और ये -2c आएगा, और ये डी में से डी चला जाएगा तो बच्चों 0 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर देने पर यू विल गेट 2a + 2b - c = 0। दिस इज नथिंग बट माई इक्वेशन नंबर 4th इक्वेशन। मान लिया। अब उसके बाद में आपके पास में क्या होगा बच्चों, आप ऐसे ही इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप 3 में से 2 को कर सकते, 3 में से 1 को कर सकते, यू हैव 3 इक्वेशंस, तो उनको आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप इसमें से इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे तो बच्चों 8a, और फिर इसमें से इसको करेंगे तो -2b, और यहां इसमें से इसको करेंगे तो -c = 0। क्या मैंने सही लिखा है? मैं चेक कर लेता हूं बच्चों। मैंने यहां पर इसमें से इसको माइनस करा तो 8a, इसमें से इसको माइनस करा तो -2b, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें से इसको माइनस करा तो -2, डी से डी कैंसिल हो जाना है, और इस तरीके से मेरे पास में ये इक्वेशन नंबर 5th आ गई। अब आपके पास में 4th इक्वेशन है, आपके पास में 5th इक्वेशन है।
तो चलिए जनाब, आपने फोर्थ और फिफ्थ को सिंप्लीफाई करके ए बी सी निकाल देना है। यहां से भाई ए निकालेंगे तो क्या होगा, यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैं इनको सामने लिख देता हूं, ये 2a प्लस 2b माइनस सी इक्वल्स टू 0 और ये 8a माइनस 2b माइनस सी इक्वल्स टू 0। होप मैंने सही लिखा है। a, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से माइनस हो जाने के बाद में वो -2 ही आएगा। ये आपके पास में आ जाना है, ठीक बात है। फिर -b लिखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा -2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा +8 और c अपॉन क्या होगा बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 दूनी 16। क्या सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है जनाब। a इक्वल्स टू आ जाएगा -4 लेमडा, b इक्वल्स टू आ जाएगा -6 लेमडा और c बराबर आ जाएगा -20 लेमडा। भूल चूक, लेनी देनी, गलतियां मुआफ कर दीजिएगा। ए बी सी की जो वैल्यू आई है उन वैल्यूज को आप कहां रखेंगे, आप ए बी सी की जो वैल्यूज आई हैं उनको, क्योंकि आपके पास में तो यहां पर 3 वेरिएबल, यहां पे आपके पास में 4 वेरिएबल्स हैं, तो आप एक काम कीजिए, इसको इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। यहां रख देता हूं, चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखता हूं तो -4 लेमडा इंटू -1, फिर b की वैल्यू कितनी बच्चों, -6 लेमडा इंटू 0 और c की वैल्यू कितनी बच्चों, -20 लेमडा इंटू 2 प्लस d इक्वल्स टू 0। सॉल्विंग दिस विल बी, ये हो जाएगा 4 लेमडा और ये -40 लेमडा। d इक्वल्स टू कितना होगा, ये +4 है, ये -40 है, जो उधर जाकर 36 लेमडा हो जाएगा, तो d की वैल्यू 36 लेमडा आएगी। d की वैल्यू 36 लेमडा आ गई, a b c की वैल्यू आ गई, तो ये जो वैल्यू आई और ये जो वैल्यू आई, इन सभी वैल्यूज को आप यहां रख दीजिए। a की वैल्यू -4 लेमडा इंटू x, b की वैल्यू -6 लेमडा इंटू y, c की वैल्यू -20 लेमडा इंटू z और d की वैल्यू बच्चों 36 लेमडा इज इक्वल टू 0। यहां से लेमडा आप कॉमन निकाल दीजिए। जब आप मैंने ये चेक कर लीजिएगा भैया मैंने कहीं कोई गलती ना करी हो, मैं फिर बोल रहा हूं। अभी यहां से -2 लेमडा कॉमन निकल आएगा, -2 लेमडा इधर से कॉमन निकल आएगा, उधर से भी निकल आएगा, तो 2 लेमडा कॉमन निकल आएगा तो ये बचेगा 2x, यहां पे 3y और यहां पे 10z और ये 2 लेमडा कॉमन आ जाएगा बच्चों। तो मैंने क्या करा, -2 लेमडा कॉमन निकाला तो यहां -18 आएगा, चेक कर लीजिएगा और इस तरीके से ये आपके पास में इक्वेशन आ गई। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन अगर आपको निकालना है तो, बट निश्चित रूप से ये मेथड पिछली बार से तो लंबी है, मेरे ख्याल से आपको पिछली मेथड से करना चाहिए, बट अगर आपका हिसाब कुछ अलग चलता तो वो चला लीजिए, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन की मिस्टेक अगर मैंने करी हो तो मैं फिर कहूंगा भैया मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं और आपका फर्ज है, धर्म है, कर्तव्य है, आप अपने अधिकारों के साथ में अपने कर्तव्यों को भी निभाइए और मुझे मुआफ करते चलिए। मैं आगे बढ़ता हूं, चलें, बिल्कुल चलेंगे। तो साहब ये आपके पास में किसी प्लेन की जनरल इक्वेशन आ गई। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग this is the general equation of a plane normal to which are is having direction ratios a b and c। ये आपके पास आई। और इसी तरह से अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं, मैं अगर वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं बच्चों तो r माइनस r1 वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0 होती है। दिस इज द नॉर्मल वेक्टर फॉर्म, r माइनस r1 वेक्टर डॉट n वेक्टर। और अगर मैं इसे r वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डॉट n वेक्टर लिखूं तो कोई पाप तो नहीं लगेगा मेरे को भाई? मैं अगर ऐसा लिख देता हूं तो बिल्कुल नहीं लगेगा। और यहां पर आपके पास में r वेक्टर डॉट n वेक्टर और ये जो आपके पास में है r1 वेक्टर डॉट n वेक्टर विल नथिंग बट अ कांस्टेंट, तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म और वेक्टर जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। किसी समतल की जो सामान्य समीकरण होगी, किसी प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होगी वेक्टर फॉर्म में वो ऐसी होगी। सो किसी प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऐसी होगी जबकि प्लेन पर नॉर्मल डीआरएस एबीसी है, और किसी प्लेन की वेक्टर फॉर्म में जो जनरल इक्वेशन होगी वो होगी r वेक्टर डॉट n वेक्टर प्लस d इक्वल्स टू 0 वेयर n वेक्टर इज नथिंग बट नॉर्मल टू दी प्लेन। ये प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर है।